अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त ईरान इजराइल तनाज़ा बड़े खतरनाक मोड़ के ऊपर दाखिल हो चुका है, चूंकि एक सीज फायर ब्रोकर उसमें हुआ और ये कतर की मेडिएशन और डोनाल्ड ट्रंप की मेडिएशन, पर्टिकुलर उसका इंटरेस्ट, ज़ाती इंटरेस्ट, उसके बाद जो है ये सीज फायर ब्रोकर होता है। मगर इसके बावजूद इजराइल, जिसको ज़रा परवाह नहीं है इंटरनेशनल कन्वेंशंस की, ना ही उसको सैंक्टिटी ऑफ मायदों की परवाह है, उसको किसी भी जो है वर्ल्ड ऑर्डर की, रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की, कन्वेंशंस की, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। तो उसने जो है इस सीज फायर की हस्बे मामूल, हस्बे रवायत इसकी धज्जियाँ बखेरी और उसके बाद जो है बाकायदा सीज फायर के बाद भी वायलेशन की, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा जो है ये कहा कि उसको ये कहना पड़ गया डोनाल्ड ट्रंप को कि मैं इसराइल से बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ। और एक उसने बाकायदा जो है एक शटअप कॉल इसराइल को देने की कोशिश की कि आप अपने पायलट वापस बुलाएं और ये जो सीज फायर की वायलेशन है ये आप बंद करें। अच्छा, ये तमाम कहानी जो है एक किस तरीके से यहाँ पर इस नैच पर खड़ी होती है, सीज फायर बरकरार रहेगा, कौन विनर है कौन लूजर है, मजीद मशक़े वुस्ता के अंदर क्या हो सकता है, और ये जो एक जंग पाकिस्तान के डोर स्टेप के ऊपर आ पहुंची थी, इसका जो स्ट्रेटेजिक फॉल आउट है उससे हम कैसे बच निकले हैं, पाकिस्तान के इसमें क्या किरदार है, ये तमाम चीज़ें जो है डिसाइफर करने की आज कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगी एक ऐसा वाक़या। इससे पहले आपने देखा होगा कि इंडिया, उसने भी एग्जैक्टली यही हरकत की थी कि जो इजराइल इस वक्त कर रहा है कि जब हमारी सीज फायर के हवाले से मेडिएशन, एक आलमी मेडिएशन, वो भी भारत की अपनी रिक्वेस्ट के ऊपर चल रही थी, तो उसमें आपने देखा था कि लास्ट आवर्स के ऊपर जब सीज फायर की मेडिएशन बिल्कुल कंप्लीट थी, तमाम चीज़ें बिल्कुल तैयार थी, तो इंडिया ने सीज फायर की वायलेशन करते हुए पाकिस्तान के ऊपर एक अनप्रोवोक्ड अटैक लास्ट मोमेंट्स के ऊपर, लास्ट आवर्स के अंदर किया था। और वो भी जो है इंडिया ने एक सबोताज करने की उसको कोशिश की थी और तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर जो है उसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की थी। बिल्कुल वैसा ही अमल, बिल्कुल वैसा तर्ज अमल इस वक्त इजराइल ने किया कि जब लास्ट मोमेंट्स के ऊपर जो है सीज फायर डन हो चुका था, अब देखना यह था कि बीच में 12 घंटों का एक गैप, डोनाल्ड ट्रंप ने एक डेडलाइन सेट की थी कि पहले ईरान सीज फायर करेगा, लोकल टाइम जो है ईरानियन 7:30 AM से जो है वो ईरान सीज फायर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेगा। मगर उसके बाद क्या होता है कि 9 AM के ऊपर इजराइल जो है वो जो है पे लोड गिराता है जाकर बाकायदा ईरान के ऊपर। तेहरान दरअल हुकूमत जो धमाकों से गूंज उठता है। ये एक ब्लाटेंट, एक ब्राजन वायलेशन होती है सीज फायर की। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, इंटरनेशनल कम्युनिटी बाकायदा इजराइल को याद कराती है कि आप सीज फायर की वायलेशन आप कर रहे हैं और आपको इसकी पासदारी करनी पड़ेगी हर हाल में। और यही काम, चूंकि इजराइल भी वही दुनिया का ऐसा वाहिद मुल्क है, बिल्कुल भारत की तरह, जिन ममालिक को कतई तौर पर ना तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का कोई ख्याल है, ना ही इनको जो है कोई इंटरनेशनल कन्वेंशंस की समझ बूझ है, ना ही ये मुआहदों की पासदारी करते हैं, ना ही इंटरनेशनल नॉर्म्स का कोई जो है किसी भी तौर पर ख्याल रखते हैं। इनको अपनी जो है कमिटी ऑफ नेशंस के अंदर इन तो दोनों अक़वाम को जो है वो कंडक्ट करना, इनको सर्वाइव करना आता ही नहीं है। इनको कतई तौर पर नहीं पता कि कैसे मुहज़्ज़ब कौमें कैसे बिहेव करती हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी इन दोनों अक़वाम की ज़ीरो है इस हवाले से। तो जैसे अब सीज फायर के हवाले से पूरी दुनिया इसराइल के ऊपर एतमाद नहीं कर रही, वैसे ही भारत, उसके ऊपर भी किसी ने भी एतमाद नहीं किया था कि अब सीज फायर हो गया, इसके बाद भी भारत कौन सी ऐसी जो है वो मकरू हरकत कर सकता है कि वो सीज फायर को सबोताज कर सकता है। और अभी भी हम देखते हैं कि भारत के साथ अभी भी हमारा जो मामला है वो बीच में ही है। हमें नहीं पता कि भारत किस वक्त भी कोई ऐसा एडवेंचरिज्म कर सकता है, मगर पाकिस्तान प्रिपेयर्ड है। इसी तरीके से ईरान, वो किसी भी किस्म की इजरायली जारियत के वाले से अभी भी सीज फायर के बावजूद भी प्रिपेयर्ड है, क्योंकि उसको पता है कि इजराइल की भी क्रेडिबिलिटी इस वक्त जीरो है। इजराइल जो अपना वर्ड ऑफ ऑनर उसका है ही नहीं, वो कतई तौर पर जो है इस किस्म की मुआहदों की पासदारी वो नहीं करता। उसको सेंटिटी ऑफ एग्रीमेंट्स के हवाले से या सेंटिटी ऑफ ऐसे MOUs के हवाले से उसको कतई तौर पर कोई ख्याल नहीं है। तो अब देखना ये भी है कि कौन इसमें विनर था, कौन इसमें लूजर था। सबसे पहले तो जो है मैं ओरी गोल्डबर्ग उसको कोट करना चाहूँगी। वो एक बड़ा मशहूर इजरायली दिफाई तजिया निगार है। उसने अल जज़ीरा को जब ओरी गोल्डबर्ग ने इंटरव्यू दिया तो उसमें उसने बाकायदा ये कहा कि नेतन्याहू के पास बदकिस्मती से सीज फायर करने के अलावा कोई चारा बचा नहीं था। ये एक आखिरी अरबा था जिसके बाद उसको हर हाल में सीज फायर तस्लीम करना ही पड़ना था। क्यों करना पड़ना था? चूँकि उसने यह बताया कि जो कि ईरानियन रिटेलिएशन थी, उसके नतीजे के अंदर भारी जानी और माली नुकसान इसराइल के अंदर होता है। और चूंकि आपने देखा कि इस वक्त इसराइल के अंदर एक कंप्लीट सेंसरशिप है, जिस तरीके से भारत ने जो है कंप्लीट सेंसरशिप जंग के दिनों के दौरान की थी, वैसी सेंसरशिप इस वक्त जो है वो इसराइल के अंदर भी है, ताकि पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जाए, अपनी पब्लिक को भी ताकि बेवकूफ़ बनाया जाए कि जो उनके बड़े बड़े स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री लॉसेस हुए हैं, उनका जो इकोनॉमिक टारगेट्स उनके
हिट हुए, उनके बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स जो है उनको हिट किया गया है, ताकि इसराइल नहीं चाहता कि उनकी आवाम को पता चले कि किस कदर संगीन नोयत का नुकसान उनका हो चुका है इस जंग के दौरान। और इसी तरीके से भारत ने भी अपनी आवाम को भी बेवकूफ़ बनाया और दुनिया को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, ताकि जो है असली कितना नुकसान हुआ है, जंगी नुकसान हुआ है, मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एसेट्स को जो नुकसान हुआ है, और इसके अलावा इकोनॉमिक टारगेट्स भी जो हिट हुए हैं, असल में अपनी जो है आवाम को ना पता चलने दिया जाए, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चलने दिया जाए। वही सेंसरशिप जो इस वक्त जो है इंडिया में थी, वही सेंसरशिप जो है वही इसराइल के अंदर भी मौजूद है, और दुनिया को जो है बताने वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इन द लिटरल सेंस। अच्छा, तो अब जो है वो ये ओरी गोल्डबर्ग को मैं अगर कोट करूं, वो ये भी कहते हैं कि जो बड़े बड़े लोफ्टी ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे कि जी एक तो हम रिजीम चेंज करेंगे या हम ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको डिसमेंटल कर देंगे, वो तमाम चीज़ें जो उनमें से कोई एक भी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इसराइल हासिल नहीं कर पाया। उसको क्या मिला? सिर्फ तबाही और बर्बादी, उसके सिवा उसको कुछ भी नहीं मिला। और यहाँ पर एक सबक जो है वो इंडिया के सामने भी रखना चाहूँगी मैं, चूँकि इंडिया वो भी यही चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर जो है इंस्टेबिलिटी, सिविल वॉर, डिस्टेबलाइजेशन फैलाई जाए, मगर क्या मिला इंडिया को? इंडिया को जो है जंग के बाद सिर्फ तबाही और बर्बादी, पूरी दुनिया ने बेइज्जती सुबकी ये मिली, उसके अलावा इंडिया को कुछ भी नहीं मिला। तो अब ये जो दोनों अक़वाम है, इसराइल और इंडिया, इन दोनों को ये जो हालिया जंगें हुई हैं उसके बाद इनकी पूरी दुनिया में क्रेडिबिलिटी टार्निश हुई है। दोनों का एक ओरा जो था कि दोनों इनविंसिबल पावर्स हैं, वो तमाम मिथ शैटर हो गई, और उसके बाद दोनों की वल्नरेबिलिटीज जो हैं, दोनों किस कदर जो है कमज़ोर है, उनके वीक पॉइंट्स हैं पूरी दुनिया के सामने आश्कार हो गए। तो यहाँ पर इन दोनों अक़वाम के लिए सबक है कि जंगो जदल से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, जंगी जनून आपको सिवाय हजीमत, बेइज्जती और जंगी नुकसान के उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देगा। अगर कोई चीज़ प्रिवेल करेगी तो वही डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन प्रिवेल करेगा। और पाकिस्तान का किरदार इस तमाम एपिसोड के अंदर वो यही रहा कि पाकिस्तान ने एक बड़ी रोबस्ट सालसी का किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने ऐसा रिस्पॉन्सिबल रीजनल एक्टर तमाम फरीकैन के दरमियान जो है एक ब्रिज का किरदार अदा किया, ना कि एक बैटल फील्ड का। और पाकिस्तान आइंदा भी किसी की प्रॉक्सी बने बगैर अपने सॉवरेन इंटरेस्ट का ख्याल रखते हुए ही डायलॉग, डिप्लोमेसी, सालसी का किरदार ही अदा करता रहेगा। मज़ीद तफसील तर्जीह देखने के लिए देखते रहिए वीएन पॉइंट।